डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में हैंड रिटन नोट्स देखेंगे चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम क्लास 11th केमिस्ट्री से। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंटेंट देखिए इक्विलिब्रियम। जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर को, तो उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है उस कंटेंट को हम दो पार्ट में बांट लेंगे। इक्विलिब्रियम को मेनली हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे वो देख लें। केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे, आयोनिक रिएक्शन के बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, रिवर्सेबल इरिवर्सेबल रिएक्शन और लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ली चैटेरियल प्रिंसिपल। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होगा ये दो जो है आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इससे क्वेश्चन आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से। और ली चैटेरियल तो खैर कहना ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ये हो गया आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ आयनिक इक्विलिब्रियम जो है आपका, इसमें आपको जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है कॉमन आयन इफेक्ट तक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि ये चीज़ आपको मैंने बता दिया कि 2 पार्ट में पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये मिलेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में ये मिलेगा। तो आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का देख लेते हैं नोट्स, उसके बाद अगले क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम का भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो देखिए कोई भी रिएक्शन हो, जो भी रिएक्शन आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो सब इंक्लूड होता है किसमें, केमिकल रिएक्शन के अंदर। चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो, डिसोसिएशन हो, डिकम्पोजिशन हो, एडिशन हो, सब्सटीट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, एनी रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आता है। वही उन्हीं बातों को यहाँ पे लिखा गया। केमिकल रिएक्शंस आर वेरियस टाइप्स सच एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस के नाम है। सारे के एग्जाम्पल्स भी मैंने दे दिए हैं। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन एटसेट्रा। इसके अलावा भी और रिएक्शंस होते हैं। तो ये सारे के सारे रिएक्शन, एनी रिएक्शन जो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो वो सारा केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। जो भी ऊपर जितने रिएक्शंस का नाम लिखा गया था उन सारे का एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। ध्यान से इसे देखें और लिख लें कॉपी पे, ताकि आपको भी समझ में आए। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन का एक खासियत होता है कि फोटोकेमिकल नाम है ना, तो उसमें सनलाइट का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी होता है। सनलाइट होता है एक, जैसे यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन है तो इसमें एल्कोहलिक केओएच का इस्तेमाल होता है। ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं वहाँ पे बताया जाता है कि एलिमिनेशन कराना है तो एल्कोहलिक हो जाता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कराना है तो यहाँ पे अक्वस केओएच हो जाता है। तो उस तरीके से फिर ये रिएक्शन से आप परिचित ही होंगे। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है यूवी लाइट के प्रेजेंस में होता है, यानी अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में होता है। जो आपने पढ़ा है कि मेथेन और क्लोरीन रिएक्शन करता है 4 स्टेप्स में वो। तो इस तरीके से यहाँ पे है, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, फिर देखिए केमिकल रिएक्शन को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, आयनिक रिएक्शन और मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये नाम से ही क्लियर है, नोट्स आप देख लेना। आयनिक रिएक्शन में आयंस रिएक्शन करेंगे, जबकि मॉलिक्यूलर रिएक्शन में आयंस नहीं होगा, मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, ये मैंने आपको पूरी तरह से बना दिया है नोट्स। आयनिक रिएक्शन क्या है, आयंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर आपका एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आयोनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट, ये ध्यान रखिएगा। आयोनिक रिएक्शन जो होते हैं वो फास्ट होते हैं क्योंकि आयंस रिएक्ट करते हैं आपस में। फिर उसी तरीके से देखिए ये चीज़, ये पार्ट आप याद रखेंगे, व्हेन आयंस ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट इंटरैक्ट विथ ईच अदर इन aqueous मीडियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन सॉल्युबल साल्ट। यानी कि जब आप सॉल्युबल सॉल्ट का वाटर सॉल्यूशन लेते हैं तो वो जब रिएक्ट करेगा ना, वो इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ वाटर बनाएगा। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं BSO4 PPT के रूप में मिल गया, यानी सॉल्युबल नहीं हुआ, बैठ गया पेदी में। ठीक है, तो ये जो कुछ बातें होती हैं मुख्य रूप से उसको ध्यान रखिए, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप बना पाएं। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का तो बहुत इजी है। आप देखें जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि एलिमिनेशन रिएक्शन कराना हो, एलिमिनेशन नहीं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कराना होता है तो अक्वस KOH लेते हैं, और एलिमिनेशन रिएक्शन कराना होता है तो एल्कोहलिक KOH लेते हैं। तो यहाँ हो गया आपका, दिस रिएक्शन प्रोसीड स्लोली एंड विद मिजरेबल रेट। रिएक्शन बहुत स्लो रेट में होता है, इसलिए इसका रेट पता किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए, बहुत ऐसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी हैं जो सेवरल ईयर्स में भी संपन्न होते हैं, बहुत सालों साल लग जाते हैं उसके लिए। ठीक है,
अब देखते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। तो देखिए वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू गिव प्रोडक्ट while the product recombine to form reactant is called रिवर्सेबल रिएक्शन। मतलब ये आप जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा। रिवर्सेबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और वो प्रोडक्ट फिर से रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट दे सकता है। रिवर्सेबल रिएक्शन का पहचान होता है ये निशान। इस निशान का मतलब है कि रिएक्शन रिवर्सेबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। क्लियर, साइन आपको बता दिया गया। उसी तरीके से यहाँ पे जो एग्जांपल्स दे रखे हैं ये सारे के सारे क्या है, आपके रिवर्सेबल रिएक्शन हैं। फिर इरिवर्सेबल रिएक्शन में क्या होता है कि एक बारी रिएक्शन हो गया तो यानी रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट हो गया तो फिर प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट गेन नहीं कर पाएंगे, तो ये हो गया इरिवर्सेबल, यानी फिर रिवर्स नहीं होता है। इरिवर्सेबल मतलब रिवर्स नहीं होगा और रिवर्सेबल मतलब रिवर्स होगा। मतलब आप समझते हैं, रिवर्स का मतलब उल्टा भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है और फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। क्लियर, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो लेकिन आपको नॉलेज में होनी चाहिए। हो सकता है रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल में डिफरेंस पूछ दे 2 नंबर का, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम लोग। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो स्टेट जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी जो आपका फॉरवर्ड यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो रेट है और वही रेट आपका क्या हो जाए प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का, तो उसको कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में आप जो भी काम करते हैं वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर ही करते हैं। यानी ली चैटेरियल प्रिंसिपल जब आपको मैं पढ़ाऊंगी अभी आगे तो वहाँ पे बार बार आएगा कि एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वहाँ आप समझना कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप भी बात हो रही है ऊपर में कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। यानी कोई भी रिएक्टेंट है, मतलब आप देखिए जो पार्टिसिपेट करे रिएक्शन में वो रिएक्टेंट होता है और जो मिले वो प्रोडक्ट होता है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम बोल सकते हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है, उसकी मात्रा में जो बदलाव होते हैं, उसे ही रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो नोट्स के फॉर्म में है, आपको इसके लिए डिटेल वीडियोस आएंगे समय के साथ, सारे टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगे आपको। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन के साथ रखिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और ये नोट्स हेल्पफुल लग रहा हो तो जल्दी से शेयर कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो अब आप देख लीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। तो देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, बर्थोलेट इन 1979। देखिए ये सारा नाम है, ठीक है, ये आप अपने से इसको कवर कर लीजिएगा। इन सारी बातों को मैंने मेंशन किया है क्योंकि क्लास 11th के लिए ये नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी MCQs में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इसको देने वाले कौन हैं, इसको फिर मॉडिफाई किसने किया, ये सब। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है जो आप ध्यान से समझेंगे। The rate with which a substance reacts is proportional to its active mass, and the rate of chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reacting substance। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टेटमेंट जो निकल कर आया कि रेट जो होता है, जो आपने देखा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, रेट जो होता है वो रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होता है, एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो अब सवाल उठता है एक्टिव मास क्या होता है, तो आगे आपको एक्टिव मास बता दिया जाए। एक्टिव मास जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिव मास। समझ गए आप कि जो अमाउंट सब्सटेंस का पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन करने में उसे कहते हैं उसका एक्टिव मास। मान लीजिए कोई 100 है उसमें से सिर्फ 60 ग्राम ने भाग लिया रिएक्शन में, तो यही उसका क्या हो गया, 60 ग्राम क्या हो गया, एक्टिव मास। समझ में आया, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो ये हो गया एक्टिव मास जो भाग ले रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए एक्टिव मास मीन्स द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इट। ठीक है, एक्टिव मास को क्या कहेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए एक्टिव मास क्या है, जितना पार्टिसिपेट करे सब्सटेंस का अमाउंट रिएक्शन उसे कह रहे हैं एक्टिव मास। तो पार्टिसिपेट ऑफ अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ही हुआ ना कि उसकी कितनी मात्रा ने पार्टिसिपेट किया, तो उस कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन को कैसे दिखाते हैं, मोल पर लीटर, इसलिए इसका एक्टिव मास का यूनिट क्या हो गया,
मोल पर लीटर। इसे ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्टिव मास एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल सी और बिग ब्रैकेट, ये ध्यान रखिएगा। एक्टिव मास को या तो आप कैपिटल सी से शो करते हैं, मान लीजिए मुझे लिखना है एक्टिव मास ऑफ ए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सी ए या फिर बिग ब्रैकेट ए, ठीक है, समझ गए। देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन कैन बी अप्लाइड टू रिवर्सेबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझ गए, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्सेबल रिएक्शन पे काम करेगा। तो मान लीजिए एक रिवर्सेबल रिएक्शन हमने लिया और ये जो देख रहे हैं वो क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यानी जो बैलेंस करने के लिए लगाते हैं वो है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज था ना, वहाँ लिखा हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। तो रिएक्टिंग स्पीसीज फॉरवर्ड रिएक्शन का कौन है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो रिएक्शन ये फॉरवर्ड, इधर से इधर हुआ तो बैकवर्ड, तो इसका रिएक्टिंग स्पीसीज कौन हो गया, ए बी, ठीक है। तो यही लिखा गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो यहाँ पे पावर के रूप में आ जाता है। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर KF लिखा गया, जो कि क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, ठीक है। KF सिमिलरली आप क्या करेंगे, द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया KB एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ C और एक्टिव मास ऑफ D, और उसके ऊपर कोफिशिएंट चढ़ा दिया, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम आप जानते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं, तो इक्वल कर दिया। तो दोनों को यहाँ से ले आके इक्वल कर दीजिए, KF बाई KB हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा, और ये KF बाई KB को KC बोलते हैं। और यही जो है, ये जो इक्वेशन आपके सामने आया इसे लॉ ऑफ मास इक्वेशन कहते हैं, वेयर KC इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और KC को डिफाइन करने कह देगा तो आप लिख सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इन्हीं बातों को मैंने यहाँ मेंशन किया है, आप इसे कॉपी पे लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बढ़ेंगे हम लोग, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो अभी आपने KC देखा, तो KC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए सिंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC इज रिलेटेड विथ कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ x प्लस वाई माइनस n प्लस m, जो अभी पीछे आपने देखा है उसी को लिखा गया यहाँ पे। तो KC इज इतना लिख दिया है मैंने, अगर आपको नहीं कुछ ये सब समझना है तो सिर्फ इतना समझ लीजिए, KC इज यूनिट क्या हो जाएगा, मोल डेल्टा n इंटू लीटर माइनस डेल्टा एन, जहाँ डेल्टा एन क्या दिखा रहा है, चेंज इन कॉफिशिएंट, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, बस इसको ध्यान में रखो। ये जो है एक्स प्लस वाई किसका था, प्रोडक्ट का था ना, अभी आपने रिएक्शन पीछे देखा है, अभी दिखा देती हूँ तुरंत। देखिए यहाँ पे आपने ये रिएक्शन देखा था, तो यहाँ पे एक्स वाई किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए, MN किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए। तो बस इसी के हिसाब से आपको करना है यहाँ पे कि डेल्टा एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना टाइम आप इसमें क्यों लगा रही हैं मैम बताने के लिए, तो इसका नीड ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, KC का आपको रिएक्शन दिया रहेगा और आपको पूछेगा यूनिट ऑफ KC बताइए, तो वहाँ पे बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देख लेना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट देख लेना है, माइनस कर देना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देना है मोल। ये याद रखना आपको पड़ेगा, मोल डेल्टा एन इंटू लीटर माइनस डेल्टा एन, ठीक है। और डेल्टा एन क्या है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। कितना टाइम लगाना जरूरी था, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है आपके लिए, ताकि आप लोग अगर नहीं भी मेरी बात सुन रहे हैं, सिर्फ नोट्स देख रहे हैं, तो आप इससे समझ जाएंगे। डेल्टा एन कितना हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट 2 है और रिएक्टेंट 1 है, तो 2 माइनस 1 हो गया। यूनिट ऑफ K इज मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, क्योंकि 1 आया है, ठीक है। अब आइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस रिएक्शन जब करेंगे, तो गैसियस रिएक्शन में पार्शियल प्रेशर से शो किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन को किससे शो किया जाता है, पार्शियल प्रेशर से। तो यहाँ पे मान लीजिए एक रिएक्शन आपने लिया, तो उसको अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे, KP इक्वल्स टू, जैसे वहाँ KC लिखा था यहाँ KP लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ C था कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ P है क्योंकि पार्शियल प्रेशर है। तो KP इक्वल्स टू PC, देखिए ये बिग ब्रैकेट हो गया था, फिर मैंने उसे चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो बिग ब्रैकेट आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो PC C हो गया, PD D PAA PB B, सबका पावर चढ़ गया। रिलेशन बिटवीन KP KC ये सब 11th में आता है, तो KP और KC में आप रिलेशन कैसे बनाएंगे वो आप देख लें। तो ये आपने यहाँ से लिख लेना है,
KP और KC क्या है वो मैंने लिखा है, उसको लिख लीजिए, क्योंकि नोट्स में ये ज़रूरी होता है डालना, ठीक है। तो फटाक से देखिए, ये मान लीजिए ये रिएक्शन है मेरा, तो KC इक्वल्स टू ये होता है, KP इक्वल्स टू ये हो गया, जो पीछे आपने देखा है उसी को लिखा है, 1 2 मान लिया इसे। और फॉर अ गैस हम लोग जानते हैं कि PV इक्वल टू NRT रिलेशन होता है, गैसेस स्टेट से आया है ये, तो PV इक्वल टू N/V/RT। और N/V जो है ये आपको कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है मोल्स पर लीटर। N मतलब मोल, V मतलब वॉल्यूम, तो लीटर में वॉल्यूम को बताते हैं, तो मोल्स पर लीटर, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो आप N/V की जगह क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, कैपिटल C। यही तो चाहिए था ना आपको। तो यहाँ पे देखिए R गैस कांस्टेंट है और T को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो P प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा, ये सब समझना होगा आपको, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि R तो कांस्टेंट है ही है, T को कांस्टेंट कर दीजिए तो P प्रोपोर्शनल टू C हो गया, यानी पार्शियल प्रेशर का रिलेशन हो गया किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। बस उसी के लिए अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम ऐसा लिख सकते हैं, PA इक्वल्स टू ये CA लिखते, जैसे कुछ बच्चे ऐसे लिख सकते हैं CART, ये लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मतलब पीछे जो बता देती हूँ उसे ध्यान में रखा कीजिए, ठीक है, CART या ART, ठीक है। तो ये हो गया, इसी तरह से सबको लिखा और KP में सारे के वैल्यू को पुट कर दिया, सॉल्व किया और ये पाया, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया KP बराबर KC RT डेल्टा N। तो रिलेशन पूछे जाते हैं कभी कभी, तो ये सब ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी वेरी वेरी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। अब देखिए, आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन KC एंड KX, यानी KX हो गया मोल फ्रैक्शन के लिए, ठीक है, और KC तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हो गया। फिर देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A, आपको पता है मोल्स का मतलब होता है, चैप्टर 1 के नोट्स में मैंने बताया है आपको कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को ऊपर कर दीजिए और बाकी सारे मोल्स को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन हो जाता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये हो गया आपका। तो इसी तरह से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ XA का मतलब हो गया, ऊपर आपका A हो गया, नीचे समेशन ऑफ N हो गया, यानी टोटल मोल फ्रैक्शन हो गया, टोटल मोल्स हो गया। समेशन का मतलब टोटल जितना है सबका मोल्स को ऐड करके लिख दिया। उसी तरह से इसको लिख दीजिए, सबके लिए लिख दिया, ठीक है। सिर्फ ये समझना है आपको कि मोल फ्रैक्शन का मीनिंग जो होता है उसके अकॉर्डिंग, और इन सबको समेशन लिख सकते हैं ना, समेशन N मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो बस कर दिया। यहाँ पे हमारा KX बराबर जैसे पीछे था रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग इसे लिखा गया है XC X XD X, मोल फ्रैक्शन ऑफ XC, मोल फ्रैक्शन ऑफ D, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और सबके पावर को लिख दिया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ C आपने यहाँ जो लिखा है उसे यहाँ लिखा गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ D लिखा गया। इसको ध्यान से लिखिएगा, कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं कष्ट हो जाए आपको तो कमेंट में डालिएगा और टेलीग्राम चैनल पे आइएगा, वहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, पावर चढ़ गया, माइनस हो गया, बना के इतना बन गया, तो ये रिलेशन आपका हो गया। ओके, क्लियर। अब देखिए ली-चैटेरियल प्रिंसिपल की बारी आई, तो अब ली-चैटेरियल प्रिंसिपल देख लेते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, तो वो देखते हैं, ठीक है। व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन एज इज एनुअल द इफेक्ट ऑफ चेंज। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उसमें कोई डिस्टर्बेंस लाते हैं, आप किसी तरह का वेरिएशन लाते हैं, तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ उस चेंज को मिनिमाइज किया जा सके, कंपनसेट करके फिर से एक नया इक्विलिब्रियम अटेन करता है। बात आ रही है समझ में आपके। बस इतना ही ली-चैटेरियल साहब का कहना है कि जब आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो वो जो डिस्टर्बेंस है उस तरफ जाएगा जिधर जाने से वो कम हो जाए और आपका एक नया फिर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मान लीजिए कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये क्लास 11th के लिए, इसी को लिया है मैंने। N2 3H2 हैबर्स प्रोसेस से जो बनाते हैं अमोनिया, वो है ये, और प्लस 22 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज कर रहा है। इट मीन्स कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से इसको लिख दिया है ताकि नोट्स आप लिख सके, बात समझा दूंगी आपको। तो देखिए द फॉर्मेशन ऑफ NH3 टेक्स प्लेस विद द इवेल्युएशन ऑफ हीट ऑफ लिख देना बच्चा लोग, एंड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Decomposition of NH3 takes place by
एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन अगर करते हैं कि NH3 को डिकम्पोज करते हैं, उल्टा रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, रिलीज कर रहा है, जबकि इंडोथर्मिक हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन में, ठीक है। दोनों बातों को लिख दिया। इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड द सिस्टम विल एब्जॉर्ब द हीट एंड देयरफॉर मोर NH3 विल बी डिकम्पोज। क्यों? क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। इंडोथर्मिक क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में इंडोथर्मिक है, इस तरफ इंडोथर्मिक है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जो आप हीट अगर बढ़ाते हैं तो हीट एब्जॉर्ब किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इधर तो हीट रिलीज ही हो रहा है ना, तो इधर एब्जॉर्प्शन का काम तो इधर होगा। तो इधर होने से क्या होगा, NH3 का डिकम्पोजिशन बढ़ने लगेगा, क्योंकि इसी टाइप का रिएक्शन होगा। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करने लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने लगेगा। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए कहा जाता है हेंस इन ऑर्डर टू प्रिपेयर मोर NH3 टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल हैव टू रिड्यूस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि हैवर्स प्रोसेस में NH3 का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, या सिंपली ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर NH3 ज़्यादा बनाना है आपको तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल हैव टू रिड्यूस, घटाना पड़ेगा आपको सिस्टम का टेम्परेचर। तो आपका क्या होगा, NH3 ज़्यादा बनेगा। घटेगा मीन्स कि इस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा जिधर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। तो नोट करके भी लिख दिया है, इफ अ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन लो टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब फटाक से देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखिए प्रेशर रिलेटेड आप पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इन अ रिएक्शन देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम द इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। क्योंकि P का रिलेशन इन्वर्सली होता है वॉल्यूम के साथ, रिएक्शन उसी को मैंने यहाँ भी लिया है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे देखेंगे आगे रिएक्टेंट के पास तो 4 वॉल्यूम है, जबकि आपके प्रोडक्ट के पास मात्र 2 वॉल्यूम है। 2 ही NH3 है, यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया मिलके। तो वॉल्यूम इस तरफ क्या है, घट रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब आप जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों, इधर वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम जिधर कम है प्रेशर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम उधर ही शिफ्ट करेगा, क्योंकि जस्ट उल्टा रिलेशन होता है आपस में। वॉल्यूम यहाँ कम तो प्रेशर बढ़ेगा तो इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। हेंस एट हाई प्रेशर मोर NH3 विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और है, इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम इन द रिएक्शन देन चेंज इन प्रेशर हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई किसी भी तरह से आपको लगता है कि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है तो वैसे इक्विलिब्रियम पर प्रेशर के चेंज का कोई असर नहीं होगा। आप समझिए, देखिए यहाँ नोट्स है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम नहीं दिया जा सकता है इसको समझाने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत तरीके के आते हैं। वॉल्यूम के ये रिएक्शन दे के पूछता है कि क्या इस पे प्रेशर का फर्क पड़ेगा, तो आपको नॉलेज होगा तब ना कि हाँ वॉल्यूम चेंज ही नहीं कर रहा है तो प्रेशर का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें आप ध्यान से पढ़िए। और पर्टिकुलर वीडियोस तो मैं बनाऊंगी ही, इस पर सेपरेट वक्त लगता है समझाने में। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे दिखा दिया है मैंने 1 वॉल्यूम, यहाँ 2 वॉल्यूम था टोटल, इधर भी 2 इधर भी 2, इसलिए इस पर प्रेशर का फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे आते हैं। ये सबसे ईजी है। कॉन्सेंट्रेशन अगर आप रिएक्टेंट का बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा, यदि प्रोडक्ट को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपका डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उसी चीज़ को लिख दिया है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इंक्रीज देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। इफ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इफ N2 इज एडेड देन मोर NH3 विल बी फॉर्म्ड एंड इफ NH3 इज एडेड NH3 विल बी डिकम्पोज टू फॉर्म N2H2। यही है, कॉन्सेंट्रेशन सबसे आसान है, और आसान तीनों ही है, कोई मेहनत नहीं है। मैंने कोशिश की है समझाने की। अगर वीडियो में यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं 1 से 2 दिन में आपको लीच एटेरियल प्रिंसिपल का एक सेपरेट वीडियो समझाते हुए बता दूंगी। तो इस आशा के साथ कि इस नोट्स का आप पूरा लाभ लेंगे, अच्छे से अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करेंगे ध्यान से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी आयनिक इक्विलिब्रियम के नोट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे बच्चों।